आज के शो में। पीआईए की जानिब से इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का ठेका मुतनाज़ा तरीकेकार ने सवालात उठा दिए। टेंडर के इजरा से 2 माह कबल कायम कंपनी को 70 करोड़ का ठेका, शफाफियत पर उठते सवालात। पीआईए तर्जुमान की जानिब से इल्जामात की तरदीद, आला अदालत की जानिब से तशवीश। पीआईए को कैसे चलाया जा रहा है, हुकूमत कड़े सवालात की जद में। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से कुछ माह कबल जब नई मैनेजमेंट आई तो उनकी तरफ से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, मसाइल को बयान किया गया, किस तरह से जब इस गवर्नमेंट के आने के बाद क्या मसाइल दरपेश हैं, एक्चुअल सिचुएशन क्या है, असल एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हालात क्या हैं। जब ब्रीफिंग्स हुई और जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से कुछ रेवेन्यूज की फिगर्स जो बिलखुसूस सोशल मीडिया के थ्रू हम देख रहे थे, ऑडिटेड अकाउंट्स तक तो नजर नहीं गई, तो ये देखा जी कि कुछ टर्न अराउंड या कुछ सेल्स में कुछ टर्न अराउंड आ रहा है। लेकिन इन एक्चुअल अदालती कल की समात और फिर एक नया तनाजा जब खड़ा हुआ कि 700 मिलियन का एक इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ से एक ऐसी कंपनी को जो 2 माह कबल ही तश्कील पाई थी। इस कंपनी को क्या बिडिंग और जो पेपरा कवानीन हैं, जो तमाम उसूल हैं, उनके ज़वाबित खिलाफ वर्जी के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया, ये सवालात बड़े अहम है जो आज प्रोग्राम में हम जांचने की कोशिश करेंगे। जब ये मैनेजमेंट नहीं आई तो इनकी तरफ से जो ब्रीफिंग हुई थी, जरा सुनवाते हैं कि हालात क्या हैं और क्या उस पर कहा गया था। सीईओ अरशद मलिक साहब की मार्शल, लेट्स हियर दिस आल्सो कि क्या कहा गया था। लेट्स हियर दिस। सबसे बड़ा एसेट है जिसको 777 कहते हैं, जिसमें 300 से ज्यादा मुसाफिर बैठते हैं। ये उस जहाज की हालत है जिसको एक इस्तिलाह है ग्राउंड कर दिया गया। बट मैं आपको जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पिछले 9 से 10 माह में इसको ग्राउंड नहीं बल्कि इसको अबेंडन कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि सिवियरिटी ऑफ लफ्ज क्या मैं यूज कर रहा हूं। और न सिर्फ ये, अगर आप देखें तो जहाज के अंदर मुसाफिरों के साथ ये सलूक हो रहा था कि अंदर बेडशीटें लगा के मुसाफिरों को बिठाया जा रहा था। मेरे जहाजों की हालत सिर्फ बोइंग की नहीं बल्कि ATR और A320 जो मेरा फ्लीट था उसकी ये हालत थी। आप देखें कि इसमें से इंजन उतार लिए गए थे, इसमें इंजन नहीं है और इसके अंदर कई कंपोनेंट्स जो थे वो मिसिंग थे। बोइंग 777 एयरक्राफ्ट का जो एक कॉन्ट्रैक्ट लोकल कंपनी एवियोनिक्स सॉल्यूशंस को दिया गया, इसमें तनाज़िया क्या और या क्या शफाफियत की खिलाफ वर्जी या शफाफियत के उसूलों की इस पर सामने रखते हुए कहाँ कवायद और ज़ाबित खिलाफ वर्जी हुई है, ये अहम तरीन सवाल हम उठाते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब मौजूद हैं। आपने ये स्टोरी ब्रेक की, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज में। अहमद जवाद साहब जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब ने कुछ देर कबल भी ये ट्वीट की जी कि कोई भी मीडिया हाउस चैलेंज करे और मैं डिबेट करने को तैयार हूं कि शफाफ तरीन कॉन्ट्रैक्ट जो है पीआईए का अवार्ड किया गया है। आपने कुछ पिक्चर्स भी ट्वीट किए हैं जी, इस पर जो ग्रुप कैप्टन साहब जिनको ये अवार्ड किया ख्वाजा मुइजुद्दीन साहब को, उनकी कि उनको क्या सदारती अवार्ड्स मिले और वो एक क्रेडिबल आदमी है, एक क्रेडिबल शख्सियत है। तो अहमद जवाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी बताएंगे। उमर चीमा साहब पहले आपसे पूछना चाहेंगे ये क्या माजरा हुआ, ये 700 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट है क्या और किस तरह आप समझते हैं और क्या आपको लगता है कि ये कवायद और ज़ाबित खिलाफ वर्जी कहां के उसूलों के खिलाफ जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है? उमर चीमा साहब देखिए, जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है जी, कोई 8 बोइंग तैयारे हैं जिसमें इन्होंने अंदर उसकी अपग्रेडेशन करनी थी, उसके सिस्टम को इम्प्रूव करना था। अब यह है कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट देना है, आपको कुछ सर्विसेज चाहिए, काम टेक्निकल किस्म का है और डेफिनेटली एक कॉमन सेंस बात दिन में यही आती है कि इसकी जिसके पास महारत होगी उसको आप काम देंगे और अफराद की बजाय आप कंपनीज को प्रेफर करते हैं। और जब आप कंपनीज को देखते हैं कि जो बिडिंग में हिस्सा ले रही हैं, जो इस ठेके की हाशमंद हैं, आप उनकी एक बैकग्राउंड देखते हैं कि इन्होंने पहले कितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, क्या ये इनके पास ये स्किल हैं, क्या इनके पास मतलूबा स्टाफ है, क्या ये इनका जो पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, यानी ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। अब इस केस में जो है ना बिल्कुल उल्टू है। इस केस में जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर फ्लोट किया और उसके नतीजे में 2 कंपनीज आई हैं। एक कोई बाहर की कंपनी थी, सिंगापुर की कंपनी थी जी, उनका कोई एक इसी फील्ड में काफ़ी कोई 60-70 साल का एक्सपीरियंस है। एक हमारी कंपनी थी पाकिस्तान से
और इस कंपनी को बने हुए 2 माह हुए थे जब ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड फ्लोट हुआ है। तो और फिर ये है यानी कि आप ये देखें कि इसमें कितना उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को क्या देखा गया होगा। उसमें यही है यानी कि आपने को फाइनेंशियल बिड देख ली होगी। अब अगर एक तरफ एक आदमी है जो कहता है जी कि मैं एक चीज आपको 5 की तैयार करके देता हूं और उसकी को पहले तैयार करने की भी कोई हिस्ट्री नहीं है, और दूसरा जो है वो आपको 7 रुपए मांग रहा होगा, तो आप इस बुनियाद पे अगर ये कह दें कि मैं 5 वाले को दूंगा क्योंकि ये पैसे कम दे रहा है, नो मैटर कि इसकी कोई हिस्ट्री है या नहीं, या हमें ये कोई इससे तवक्कुआत भी यानी कि हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अब जो है यानी कि इसमें इसकी शफाफियत पे या यानी कि इस हवाले से यही एक मेन इतराज है कि एक कंपनी को आपने किस तरह कंडक्ट किया है। अब PIA वाले जो है यानी कि उनके इस पे मुतज़ाद बयानात हैं। पहले जो है यानी कि जब मैंने उनको पूछा तो उनका ये एक जो है यानी कि वो बड़े वसूख के साथ कह रहे थे, वो कह रहे थे जी कि कंपनी का बड़ा वसी तजर्बा है। तो मैं उनको कहा कि भाई जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक तो कंपनी को बने हुए 2 माह हुए हैं, तो ये वसी तजर्बा से आपका क्या मतलब है। उन्होंने कहा जी नहीं चेक करें आप जो है उनका टैक्स रिकॉर्ड देखें, वो भी मैं यानी कि उनकी और मेरा ये तकरीबन कोई 2 हफ्ते ये मुकालमा चलता रहा है, यानी कि कभी दिनों का दरमियान में वक्फा भी आता रहा। अच्छा। और मैंने इनको पूरा एक अपॉर्चुनिटी भी दी है, और मैंने ताकि यानी कि हम ये जान सकें कि शायद हो सकता है कि उनके पास कोई प्लाजिबल आंसर हो। फिर जब मैंने उसका टैक्स रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि जिस दिन कंपनी SECP में रजिस्टर्ड हुई और उसी दिन वही कंपनी जो है वो आगे जाके इन्हीं FBR को 18 मार्च 2019 को दोनों जगहों पे ये कंपनी रजिस्टर हुई है, टैक्स के लिए भी और इन्हीं इसकी वैसे रजिस्ट्रेशन हुई है। और ये जो टेंडर फ्लोट हुआ है ये आगे जाके मई में हो गया, टेंडर फ्लोट हो गया। और जो कंपनी के अगर आप डायरेक्टर्स देखें तो उसमें एक जो है ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब हैं जो कि एक रिटायर्ड कोई एयरफोर्स के अफसर हैं, साथ उनकी जो है यानी कि उनकी मिसेज हैं और साथ उनकी बेटियां, यानी कि उनका भी कोई ऐसा कोई इन्हीं जो आखिरी में 2 डायरेक्टर्स का बताया इनका तो एटलीस्ट कोई ऐसी कोई रेलिवेंट बैकग्राउंड नहीं है। बाकी कंपनी का जो है यानी कि उसकी वर्थ क्या है, 1 लाख शेयर कैपिटल से वो जो है यानी कि कंपनी बनी हुई है। बाकी जो है यानी कि उसका कोई तजर्बा ऐसा है नहीं है। और PIA वाले जो हैं वो उस पे ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये हमें प्रोडक्ट बनाकर देंगे। ये जो है इनकी स्टोरी है। आगे आप जो सवाल करते जाएंगे फिर हम उससे बात करते हैं। अहमद जवाद साहब, क्योंकि अब ये बड़ा अहम सवाल है अब यहाँ पे, एक तो ये कि फाइनेंशियल बिड के लिहाज से शायद ये लोएस्ट बिडर हो, लेकिन वैसे ओवरऑल इवैल्यूएशन करें तो एक्सपीरियंस नहीं था। अब आपने जो कुछ पिक्चर्स अपने टाइमलाइन पे मैंने उसको नोट किया, तो आपको हमने मधु भी किया कि आपने कहा मुझे बुलाया जाए, मैं बात करना चाहता हूं इस पे। तो सर उसमें सदारती अवार्ड मिल रहा है ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब को जो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, जो बड़ी अच्छी बात है, इंजीनियरिंग वर्क्स पे उनको जो अवार्ड्स नवाजे गए, लेकिन क्या उनकी शख्सियत और ये अवार्ड तो कंपनी को किया गया है ना, और क्या इस कंपनी का एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल है। फाइनेंशियल बिड में लोएस्ट थी, लेकिन क्या कंपनी का एक्सपीरियंस है, कंपनी के क्रेडेंशियल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, एज एन इंडिविजुअल शायद उनके स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन क्या कंपनी स्टैंड करती थी इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अहमद जवाद साहब। अच्छा सिफान, मैं थोड़ा सा आपसे दरख्वास्त ये होगी कि मैं इसके तमाम पहलुओं पे रोशनी डालना चाहूँगा ताकि ये क्लैरिटी के साथ जो है वो आवाम के सामने ये जो है सूरत हाल है इसको पेश किया जा सके। देखिए, सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो ये है कि एक टेंडर जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैसे बनता है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि एक यूज़र रिक्वायरमेंट जो है, जो कि सबसे नीचे लेयर जो होती है यूजर की, वहां से उसको पिक किया जाता है और फिर वो मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए टॉप मैनेजमेंट आती है। इस यूजर रिक्वायरमेंट को जो है टेक्निकली फिर जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है, कस्टमाइज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर कैमरा लेना है तो आपको कितने उसमें मेमोरी चाहिए, कितनी उसकी रेजोल्यूशन चाहिए, ये चीजें सारी जो होती हैं, ये एक यूजर रिक्वायरमेंट, एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट जो है उसको एक लंबे चौड़े मराहिल से तय किया जाता है। फिर उसके साथ साथ कुछ कमर्शियल रिक्वायरमेंट होती हैं कि इसमें वारंटी कितनी होनी चाहिए, इसमें किस किस्म की एक्सपर्टीज हमें चाहिए, और वारंटी पीरियड, ये सब कुछ जो है वो कमर्शियल उसमें होता है। उसके बाद ये टेंडर जब तैयार होता है तो ये फ्लोट किया जाता है और उस टेंडर में जो क्वालिफाई करता है वो उसको अप्लाई कर सकता है। अगर आप देखें तो इस टेंडर में इसको जेनरिक रखा गया है ताकि इसमें इंटरनेशनल अगर कोई कंपनी है वो भी अगर आना चाहती है वो भी आए, और जो इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं जो कि हमारी ख्वाहिश है, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी की और PIA की भी ये ख्वाहिश थी कि इंडिजिनस अगर कोई एक्सपर्टीज मौजूद है वो भी इसमें पार्टिसिपेट करे।
अब उसकी स्पेसिफिकेशन को आप टेंडर की आप A to Z आप शुरू हो जाएं और उसमें अगर ये बता दें कि उसमें से कौन सी स्पेसिफिकेशन है जो कि फॉलो नहीं हुई और टेंडर जो है वो इस लोकल कंपनी को अवार्ड किया गया है, उसमें कहीं पे भी कोई आपको वायलेशन नजर नहीं आएगी। और इसको चेक करने का जो इदारा है उसका नाम है पेपरा, यानी आप पेपरा से भी राब्ता कर सकते हैं कि इस टेंडर में कोई गवर्नमेंट के टेंडर में कोई वायलेशन हुई है या नहीं हुई। अच्छा, जब ये टेंडर आ जाता है तो इसका पहला जो स्टेप होता है वो उसकी टेक्निकल एवेल्युएशन होती है कि आप ये देखते हैं कि ये मीट भी करता है रिक्वायरमेंट के नहीं। जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन से गुजर जाते हैं उसके बाद टेंडर ओपनिंग की जाती है कमर्शियल की, जिसमें सबके सामने वो कीमतें खोली जाती हैं। अगर 2 क्वालिफाई कर जाएं और उनमें से जिसकी कम कीमत होगी उसको टेंडर अवार्ड हो जाता है। ये वो तरीकाकार है जो पाकिस्तान में पिछले 72 साल से नाफिज है और इसी के तहत PAE के टेंडर को भी गुजारा गया इस कंप्लीट प्रोसेस से। अब मैं आ जाता हूं इसके दूसरे एस्पेक्ट के ऊपर कि इंडिजिनस सोल्यूशन जो है क्यों उसके बारे में सोचा गया। देखिए, पाकिस्तान में आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको हम कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पे हम उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते और उनमें एविएशन भी एक ऐसी इंडस्ट्री है। आपको इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में मैं बताऊंगा कि इंडिजिनस करने से और इंटरनेशनल लेने से क्या फर्क पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट को आज से कोई 10 साल पहले भी या 12 साल पहले भी टेंडर किया गया था और उस वक्त तकरीबन 4-5 तैयारों की कीमत जो थी वो $50 मिलियन आई थी, यानी अगर आज हम फ्लोट करते तो वो $100 मिलियन बनती है। इंडिजिनस सोल्यूशन जो हमने जो PIA ने साइन किया है वो तकरीबन $5 मिलियन बन रहा है, 70 करोड़ की कीमत बन रही है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी सेविंग जो है वो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए हो सकती है। अब उसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं कि हमने जिनको ऑफर किया है क्या वो इसको परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसका तरीकाकार क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी अपनी कमिटमेंट के वो ये चीजें पूरी करते हैं कि नहीं करते, और उसके बाद एविएशन में किसी जहाज के ऊपर अगर एक ट्रे भी है जिससे आपको खाना सर्व किया जाता है उसकी भी सर्टिफिकेशन जो है आपको आयाटा और एविएशन की जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं वो लेनी पड़ती हैं। यानी ये सिस्टम जब तैयारे के ऊपर लगेगा तो ये बगैर सर्टिफिकेशन के नहीं लग सकता, और वो टेंडर के अंदर लिखा हुआ है कि ये सर्टिफिकेशन मिलेगी तो लगेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है या इसके बारे में कोई डाउट इसलिए नहीं हो सकता कि ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के बाद लगेगा, पहले नहीं लग सकता, और उससे पहले उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी है और सब कुछ। अच्छा, और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन विदाउट एक्सपीरियंस नहीं मिल सकती कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन विदाउट एनी एक्सपीरियंस 2 माह की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन का जो तरीकाकार है मैं बताता हूं आपको, मैं भी उसको बताता हूं। देखें, एक प्रोडक्ट जो है, अगर मैं आज एक प्रोडक्ट जो है क्रिएट करता हूं एविएशन इंडस्ट्री के लिए, और अगर मेरा एविएशन का इससे पहले मेरी कंपनी का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक एविएशन का एक्सपर्ट हूं, मैंने लेट से 40 साल एविएशन में काम किया हुआ है, और आज मैं कंपनी बनाता हूं और आज मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं और उसे मैं जब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए लेके जाता हूं तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को अपने मेयार पे परखना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि ये अहमद जवाद है या XYZ कंपनी है, उन्होंने ये देखना ये प्रोडक्ट जो लेके आया है क्या ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती है कि नहीं। काफी सारे पॉइंट्स, क्योंकि आपने जिस तरह कहा कि शुरू से लेके पेपरा ने जो क्राइटेरिया हुआ जो टेंडर का उसमें कोई वायलेशंस नहीं थी, उसके बाद जो कमर्शियल रिक्वायरमेंट, यूजर रिक्वायरमेंट और तमाम तफसीलात फराम की हैं। उमर चीमा साहब से भी सवाल पूछेंगे, इस अहम तरीन कॉन्ट्रैक्ट में कहीं क्या कोई इस वक्त इरेगुलरिटी है या नहीं है, और यकीनी तौर पर क्या ये इन पर्टिकुलर नैप केस है यानी इन्वेस्टिगेशन तलब है या नहीं है। आफ्टर दिस ब्रेक जानेंगे, हमारे साथ रहिए। अब आप उनको एक जो है यानी कि आप एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं, हम जब ये बात करते हैं जी कि हम इससे कितना अपना ज़र मुबादला सेव कर रहे हैं, हम ये नहीं करते कि अगर ये जो हमने लगा रहे हैं ये भी अगर ज़ाया हो गया तो फिर क्या होगा। नंबर 1 बात। दूसरा ये है कि आपने अगर कोई इस तरह का अरेंजमेंट कर लें कि कोई ऐसा जॉइंट वेंचर हो जाता है, यानी मसलन ये है कि मेरी कंपनी है, मैं कोई कंपनी कायम करता हूं, अब ये है कि ब्रांड आपको एस्टेब्लिश करते हुए टाइम लगता है ना, ठीक है।
अब या तो ये है ना कि कोई आप किसी ऐसी कंपनी के साथ आपको जॉइंट वेंचर कर लें कि जिनका कोई इस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, और वो कहें नहीं कि हमारा एक लोकल पार्टनर है, उनकी एक जो है नहीं कि आपको क्रेडिबिलिटी तो आपकी नजर आनी चाहिए। हमारे यहाँ आजकल हो क्या रहा है, मसलन मैं आपको बताता हूँ कि बादशाह डैम है, बादशाह डैम की बिडिंग हुई। अच्छा, उसमें जो है ना एक खास किस्म की इन्होंने कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन करनी होती है, जो कि मुझे एग्जैक्ट उसका अभी नाम याद नहीं है, मैंने इस पे स्टोरी भी की थी। अच्छा, उस पे जो एक जॉइंट वेंचर बना, उसमें एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि जिसका इस मामले में पहले एक्सपीरियंस था और वो दुनिया में दूसरी जगहों पे कर चुके थे। यानी कि ये अभी बिडिंग जो है ये इंटरनली फाइनलाइज हुई थी, इसको इन्होंने अनाउंस नहीं किया था। उस दौरान इन्होंने कहा कि हम जो है ना नए सिरे से एडवर्टाइज कर रहे हैं। मेरी जो वापडा की टॉप मैनेजमेंट है उनसे बात हुई जी कि आप क्यों कर रहे हैं, और उसके जो एक इंटेंशन से और जिसको वो बात माने भी, वो ये था जी कि हम नेस्पाक को देना चाहते हैं। मैंने कहा जी कि जो काम आप करना चाह रहे हैं नेस्पाक का इसमें तजर्बा नहीं है। कहते हैं जी नहीं, यानी कि जो है ना, यानी कि असल में इनको हैंडल करना बड़ा इजी होता है, जो बाहर की कंपनी होती है, यानी कि जब हम उनसे यानी कि बात करते हैं तो वो कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में चले जाते हैं। ठीक है, या यानी कि ये आइडिया बड़ा फैसिनेट करता है, और ये हमारा एक ड्रीम भी है कि हमारी कोई इंडिजिनस किस्म के सोल्यूशन तैयार करें। अब इंडिजिनस सोल्यूशन जो है, यानी कि अगर हम कोई कार जो है कोई पानी पे चलाने वाली कार बना के अगर वो कोई हमारी प्रोडक्ट जो है, या हम इस आइडिया को प्रॉपर्ली सेल ही ना कर पाए, या पता चले कि ये दावा बड़ा था और उतना हम जो है यानी कि उसको क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो उसका फायदा नहीं होता। उसमें आपका टाइम भी जाया होता है, उसमें आपका पैसा भी जाया होता है। या तो आज तक बताए ना कि उन्होंने कौन सा ऐसा काम, लेकिन अगर एक्सपर्टीज की ये बताएं कि उन्होंने कोई इस सिलसिले में को पहले काम किया है। अच्छा, तो टेक्निकल इवैल्यूएशन जो हुई है, मतलब उसमें फ्लॉज हैं आपके नजदीक? अगर वो उनके अंदर कैपेसिटी थी नहीं, एक्सपीरियंस नहीं था, उनको अवार्ड किया गया, तो ये फ्लॉ फिर पेपर का काम होता है? एक तो ये बात है, एक तो ये बात है। दूसरा ये जो है हमारे यहाँ ज्यादातर मामला आके तय होते हैं जी कि जी उनकी फाइनेंशियल बिड जो है, अभी ये ट्रेस एंड ट्रैक वाला सिस्टम है, कोई इन्होंने एफबीआर वालों ने खरीदा है, इसकी बात बाद में आएगी कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो टेक्निकली जिनको हायर करार दिया कि ये टेक्निकली ये ज्यादा सुपीरियर है, उनको इस बुनियाद पे इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया जी कि इनकी फाइनेंशियल बिड जो है दूसरों से ज्यादा थी। तो अल्टीमेटली ये ज्यादातर कंसीडर फाइनेंशियल बिड होती है। मसला ये है कि मैं अगर एक गाड़ी लेता हूं और एक गाड़ी मुझे 3 लाख की मिल रही है, एक मुझे 4 लाख की मिल रही है, तो मैं सिर्फ ये उसकी प्राइस को कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन वो गाड़ी जो है अगर वो 2 साल बाद या साल बाद जो है वो चलने के काबिल ना रहेगी, तो मैं अपना वो पैसा भी तो जाया कर रहा हूं ना। ठीक है, तो लिहाजा यानी कि इस किस्से में कोई इनके पास कोई क्रेडिबल गारंटी नहीं है, यानी कि और ये इस बात का इकरार करते हैं कि उनका इस फील्ड में कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी नहीं है। सही, तो और इसका मतलब ये भी है कि जो टेक्निकल इवैल्यूएशन हुई, अगर उसमें फ्लॉज हैं, तो क्या ये पेपरा का काम होता है कि अगर ये फ्लॉज थे, या फिर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कहां गफलत और किसकी गफलत है कि ये टेक्निकल जो फ्लॉज थे वो उनको देखा नहीं गया और ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया? आपकी नजर में उमर साहब, हु इज रिस्पांसिबल? देखिए, मैं यानी कि मुझे इस चीज का नहीं आइडिया कि पेपरा के स्टेज पे इंटरवीन कर सकता है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ केसेस सामने आए हैं, जिस तरह मैं आपको ट्रेस एंड ट्रैक की बता रहा हूँ, उसमें भी प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है। ठीक है, उसमें पेपरा की तरफ से कोई ऐसा एतराज नहीं आया, लेकिन जो और बड़े मेरिट पे एतराज हैं कोई दूसरे लोगों ने भी रेज किए हैं कि किस तरीके से हुआ है। कोई लॉ ओपिनियन जो है, लीगल ओपिनियन जो है एक डिपार्टमेंट की कुछ है, फिर ये ऊपर से ऑर्डर आ जाता है जी कि नहीं फलां को दे दे, यानी कि वो मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट में गया हुआ है। मुझे एग्जैक्टली इस केस में नहीं आइडिया कि पेपरा ने एतराज किया है या वो कितना कॉम्पिटेंट है कि किस बात पर वो इतराज कर सकता है। बात होता है ना कि आपने एक जो है यानी कि उनका प्रोसेस आपने फॉलो कर लिया, लेकिन जो यही मैं आपको बताऊं कि अगर हम इसी पे बात कर लें कि एक पार्टी टेक्निकली सुपीरियर है, दूसरी पार्टी है उसकी फाइनेंशियल बिड को जरा कम होगी, लेकिन उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, यानी कि मैं आपको बार बार इसरार कर रहा हूं कि पीआईए वाले इस चीज पे एतराफ करते हैं कि उनका ऑलरेडी इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक है। मैं अहमद जवाद साहब का मौके इस ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद आते हैं वापस। तो अहमद जवाद साहब दोनों साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है, इसमें उठते हुए अहम तरीन सवालात, गवर्नमेंट पर उठते कड़े सवालात, ये सब इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगी।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और अहम तरीन सवालात। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ से अवार्ड किया गया कॉन्ट्रैक्ट 700 मिलियन का इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट के हवाले से एवियोनिक्स सॉल्यूशंस को, इस पर उठते हुए एतराज़ात, इसकी शफाफियत पर उठते हुए एतराज़ात, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मौक़िफ़ क्या है? उनके तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब भी प्रोग्राम में साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा साहब, अहमद जवाद साहब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साथ हमारे मौजूद हैं। उमर चीमा साहब ने डिफाइन किया जी क्या स्कोप है, किस बुनियाद पर उनको लगता है जी कि टेक्निकली ये कंपनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज इसके पास नहीं थी। अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब के ये तो नो डाउट अभी पीटीआई के तर्जुमान जो है उन्होंने भी कहा कि इंडिजिनस सोल्यूशन था, कॉस्ट सेविंग के लिए किया, लेकिन कंपनी की एक्सपर्टीज नहीं है जिसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ, 2 माह कबल कायम हुई, ऐसा क्यों किया पीआईए ने? अब्दुल्ला साहब। थैंक यू सर मच, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आप देखें, ये बात कहना कि कंपनी की एक्सपर्टीज नहीं थी एक बहुत वेग स्टेटमेंट होगी या स्वीपिंग स्टेटमेंट होगी, इन द सेंस कि एक सोल्यूशन जो कि बनाया ही कंपनी ने, अगर उसके पास नहीं होंगी एबिलिटीज तो वो किसके पास होंगी? लेकिन बार बार जो चीज यहाँ पे आ रही है और जिस तरीके से बात पोर्ट्रे हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि एक सोल्यूशन हमें लेना चाहिए था प्रॉब्ली ऑफ द शेल्फ, कि जी आप पैनासोनिक से ले लेते, मैं सॉरी कंपनियों के नाम ले रहा हूँ जो इंटरनेशनल 2-3 कंपनियां जो कि ये सोल्यूशन बेचती हैं और जिनकी वर्चुअली मोनोपोली है सोल्यूशन के ऊपर, कि आप उनसे ले लेते तो फिर मामला सही हो जाता। भाई अगर आप उनसे ले लेते तो जितने पैसे आते वो पैसे पीआई के पास नहीं थे वो इन्वेस्ट कर सके। दैट इज व्हाई वी वेंट टुवर्ड्स एन इंडिजिनस सोल्यूशन कि जहां पे हम ये कैपेबिलिटी इस मुल्क के लिए बनाएं और पीआई एक ऐसा सोल्यूशन ले जिसके पर वो ज्यादा इन कंट्रोल में होगा। लेकिन उसके लिए कोई एक कंपनी ऐसी होती जिसका कोई एक्सपर्टीज तो होती, अगर आप ये 700 मिलियन ऐसी कंपनी को दें जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था इस काम का, तो ये 700 मिलियन जाया करने वाली बात नहीं है? नहीं, मुझे इसका जवाब ये दीजिए ना, पाकिस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि आईपी सोल्यूशन बनाती? इस तरह का एक्सपीरियंस तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इंडिजिनस सोल्यूशन डेवलप करने का मतलब ये होता है कि आपने ये कंपनी कह रहा हूँ, ये सोल्यूशन आपने फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है या डेवलप करना है या कंसीव करना है। अगर तो पाकिस्तान में कोई इस लेवल की कंपनी ऑलरेडी ऑपरेट कर रही होती जो कि सोल्यूशन बना के इंटरनेशनल एयरलाइनों को बेचती, तो आप कहते जी बिल्कुल ठीक है, उसका रिक्विजिट एक्सपीरियंस होना चाहिए। सही नहीं, लेकिन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंसिडरेशंस आपने देखा कि कॉस्ट कम है तो आप इस तरफ गए, लेकिन अगर बेस्ड ऑन ड्यूरेबिलिटी, क्वालिटी और मेयार के लिहाज से देखा जाता तो शायद जैसे गाड़ियां हैं पाकिस्तान में नहीं असेंबल या भी हैं तो बहुत लोकल कंपोनेंट बहुत कम है, तो हमें अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ता है कि ऐसे ब्रांड्स की तरफ जो इस वक्त लोकली असेंबल नहीं है और यानी पाकिस्तानी गाड़ियां जो ज्यादा लोकल हैं उनकी क्वालिटी चीप है, तो जाना पड़ता है क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली अफोर्ड करना पड़ता है। तो क्या क्वालिटी वाज नॉट ए फैक्टर, ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज कॉस्ट, ये हम कह सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। देखें, किसी भी कमर्शियल एविएशन के जहाज के ऊपर जो कि दुनिया के तमाम प्रोग्रेसिव मुल्कों में जाता है जहां पे रेगुलेशंस बहुत सख्त हैं, वहां पे वो सोल्यूशन लग ही नहीं सकता अगर वो एक खास किस्म के स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता। पूरी दुनिया ने कुछ मिलके एक स्टैंडर्ड बनाए हैं जिनको कहते हैं इकाओ के स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट एफएए जो नॉर्थ अमेरिका की एजेंसी है उनके अलग स्टैंडर्ड्स हैं, EASA के अलग स्टैंडर्ड्स हैं, और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं ना उनके अलग स्टैंडर्ड्स हैं। जब तक ये सोल्यूशन उनके स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करता हमने इसको नहीं एक्वायर करना। मतलब ये बात तो क्लियरली उमर चीमा साहब के साथ जब मेरी डिस्कशन होती थी तब भी बताया हुआ है, जो आर्टिकल लिखा हुआ है उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि अनलेस इट मीट्स दोस स्पेसिफिकेशंस वी विल नॉट अडॉप्ट इट। Point is, right now at this particular time you have not acquired the solution, you have actually not seen the solution. ये at this point at this juncture ये एक से वही है कि जी एक बात हो रही है सपोजिशन के ऊपर या मफरूजे के ऊपर कि ये चीज उसके स्टैंडर्ड पे नहीं होता। The other part is टेक्नोलॉजी जो यूज हो रही थी, जो इक्विपमेंट यूज हो रहा था वो वही है जो कि इंटरनेशनली आपको मिलता है, इंटरनेशनल ब्रांड भी थे। उसको सिर्फ असेंबल करना, उसके साथ एक सोल्यूशन बनाना 2-3 हार्डवेयर को जोड़ के जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करती है, दैट वाज द होल आइडिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्रिएट सोल्यूशन करता है। अहमद जवाद साहब, पॉलिटिकली यानी स्ट्रैटेजी, क्योंकि अदालत से भी सवालात उठे हैं इस स्टोरी के बाद उमर चीमा साहब की, और भी आप पे यानी वैसी पीटीआई तो आई ट्रांसपेरेंसी का दावा लेकर है, ये जो सवालात उठ रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर अब इस पर्टिकुलर केस के ऊपर, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? टॉप लीडरशिप किस तरह इसको काउंटर करने का सोच रही है? अहमद जवाद साहब। सिफान, देखें बहुत ही सादा अल्फाज में ताकि एक आम आदमी जो है इस चीज को समझ सके। देखें, एक प्रोडक्ट का सौदा किया गया है और उसमें एक तरफ हमारे पास कोई 2 अरब 70 करोड़ रुपए की कीमत है और एक तरफ 70 करोड़ की है। उस प्रोडक्ट के 70 करोड़ जो पैसे हैं मैंने उस वक्त देने हैं जब वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और टेंडर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डिमॉन्स्ट्रेट करेगी, वो डिस्प्ले की करेगी, वो एक्सेप्टेंस के प्रोसेस से गुजरेगी, तब मैंने पेमेंट करनी है। सही।
तो पहली चीज तो ये अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें, कत्तन इसको निकाल दें कि कोई पैसा इसमें जाया होने का 1% चांस नहीं है। जहां तक वक्त जाया होने का ताल्लुक है तो 1 साल का ये प्रोजेक्ट है और इसमें ऑलरेडी जो है ये कंपनी अपना सब कुछ तैयार कर चुकी है और अभी पीआईए ने उसको 1 आना नहीं पे किया, कोई एडवांस पेमेंट नहीं की। इस कंपनी ने अब इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर दिया होगा या कर रहे होंगे। उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो रिजल्ट्स की बुनियाद पे हम इनको इंडक्शन की इजाजत देंगे। तो पहले तो ये अपने ज़हन से निकाल दें कि कोई बंदा इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि इस प्रोजेक्ट में 1% चांस इसके फेल होने का या पैसे जाया होने का है, कतन कोई नहीं है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के बाद या ऑलरेडी है इनके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन? ये क्लैरिफाई आपने क्या बोला अभी? सेफान मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दी थी कि अगर मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन में और मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं और मैंने लेट से वो कंपनी कल बनाई है, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है, उस कंपनी XYZ का 1 दिन का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो कंपनी जब मैं लीड करता हूं तो वो मेरी एक्सपर्टीज है। कंपनी तो पेपर के ऊपर होती है, असल में तो ह्यूमन रिसोर्स होता है जो कंपनी के पीछे होता है। और प्रोडक्ट बनाने के बाद आप सर्टिफिकेशंस लेते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले सर्टिफिकेशंस नहीं मिलती, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है जो इंटरनेशनल एविएशन के स्टैंडर्ड्स हैं, और वहां पे कोई सिफारिश नहीं होती, वहां पे कोई यहां पे पीआईए नहीं कुछ कर सकती, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। जब ये प्रोडक्ट वहां से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अप्रूव होके आएगी, हमें डिमॉन्स्ट्रेट करेगी, हमें लगा के देगी, एक्सेप्टेंस के प्रोसेस से गुजरेगी, फिर इनको पेमेंट होगी। तो पहली बात ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम डिस इंफॉर्मेशन करेंगे तो हम इस मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, इस कौम का नुकसान कर रहे हैं कि 2 अरब 70 करोड़ का प्रोजेक्ट 70 करोड़ में अगर एक कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट कर रही है। पाकिस्तान में यह होता है कि जब 2 अरब 70 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है उसमें जो कट्स होते हैं, जो बेनिफिट्स लोगों को पहुंचने होते हैं, जब उनको वो बेनिफिट्स नहीं पहुंचते तो जो तकलीफ होती है, और वो माफिया जो है वो बेसिकली उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करता है। एक चीज मेरी दरख्वास्त ये है कि इंपॉर्टेंट आ गई इधर, पेमेंट जो है वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री को फ्लरिश करने दें, आफ्टर सिस्टम इंस्टॉलेशन होगी। अहमद जवाद साहब, मैं एक अगर मुझे इजाजत दें अहमद जवाद साहब, करे इसको आने दें जी। अहमद जवाद साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। चीमा साहब, अब देखें, पेमेंट अभी नहीं हुई है, पेमेंट बाद में होगी, जब सर्टिफाई होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर पेमेंट की जाएगी। तो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट पहले कोई हुई है या कोई फाइनेंशियल जिसे कहते हैं मेलाफाइड थी या कुछ था, तो ये तो एडवांस पेमेंट भी नहीं हुई है। चीमा साहब, नाउ व्हाट इज द सिनेरियो आपकी नजर में? चीमा साहब, और इसकी 5 साल की गारंटी है, यानी उसके बैंक गारंटी बैंक में जमा कराई जाती है ताकि कंपनी को आप 5 साल तक पकड़ सकते हैं, उससे जब्त कर सकते हैं वो पैसे। आप उमर चीमा साहब, आपकी नजर में, उमर चीमा साहब, आपकी नजर में ये सिनेरियो किधर स्टैंड कर रहा है उमर चीमा साहब? देखें, अभी तो जवाद साहब जो है ना असल में सही एक पीटीआई के स्पोक्समैन की तरह हर में आगे बोले हैं। मैं तो फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। नहीं, फैक्ट्स हो, यानी कि मैं कौन सा इधर डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूं जो आप कह रहे हैं। अब होता यही है कि जब लोग जज्बाती हो जाते हैं ना, तो उस पर फिर ये इल्जामात की बारिश शुरू हो जाती है जी कि पता नहीं जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला वो कंपनी जो है यानी कि उसके हमको लॉबिस्ट हैं या क्या है, ठीक है। नहीं, मैंने कहा बात यही है ना कि मैं इनको अब्दुल्ला साहब आए हुए थे ना, उनको पूछिएगा कि मैं 2 हफ्ते उनके साथ मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस होती रही है इस मामले पे। देखिए, मसला ये है कि इस सारी गुफ्तगू में जी अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि उस कंपनी की या जो ख्वाजा मोइजुद्दीन साहब हैं, यानी कि उनके हवाले से बता देते हैं कि क्या यानी कि हम किस तरीके नहीं क्या यानी कि कोई ये नहीं हमें आइडिया कि क्या वो हम किस तरह यानी कि मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि मैं अगर कोई जर्नलिज्म में हूँ ना, ठीक है, यानी कि मैंने कोई एक स्पेशल काम किया हुआ है, मैं कह सकता हूँ कि इसमें कोई फर्दर मॉडिफिकेशन के साथ मैं ये कर सकता हूँ। इतना तो आइडिया है कि वो एयरफोर्स से हैं, ठीक है। अब एक चीज का उनका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ एक ऐसी एयरलाइन भी है, यानी कि आप ये देखें ना कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कल इंडाइटमेंट की है कि आपने जो है उसको एक फैमिली ओन्ड कंपनी बना लिया है, यानी कि आपने पहले जो है इतने एयरफोर्स से लोग ले हैं, अब जो कंट्रैक्ट हैं वो भी एयरफोर्स के लोगों को मिल रहे हैं, या हो कि कोई एयरलाइन की रेपुटेशन को इतनी अच्छी हो, बड़ी टाइम टेस्टेड हो कि हमें पता हो जी कि बड़े मेरिट पे चीजें आगे चल रही होती हैं। जब ऐसी सारी चीजें ना हो
तो हम किस तरह ये ट्रस्ट करें कि हम बिल्कुल ही हमने एक ब्लाइंड बेट लगाई है और हम कह रहे हैं जी कि ये चीज जो है ये होने जा रही है और हम अपने टैलेंट को इनकरेज नहीं करते। भाई हम अपने टैलेंट को इनकरेज करते हैं, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। लेकिन ये है कि हम ऐसी चीज के जो जिसके बारे में अब यही है ना कि जिस तरह एक टाइम हमारे यहाँ एक कोई सो कॉल्ड आईटी कंपनी थी, उसके बारे में मशहूर था जी कि ये गूगल से बड़ी कंपनी है। बाद में पता चला कि वो भी फ्रॉड निकला। अभी पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी की थी फॉर्मेशन हाउस पे, वो यानी कि पूरी दुनिया में वो कंपनीज बनाती थी। जब तक उसका फ्रॉड सामने नहीं आया तो हम ये कह सकते थे, हम फख्र कर सकते हैं जी कि किसी पाकिस्तानी ने लंदन में बैठा हुआ है और उसका 60 ममालिक में उन्होंने आगे जाके बिजनेस लोगों को दे रहे हैं। बाद में पता चला कि वो जैली कंपनीज बना रहे थे। मसला ये है ना कि इस तरह की ये हिस्ट्री है इन चीजों की, इसलिए हम ज्यादा इनके बारे में क्रिटिकल भी होते हैं। ठीक है, अब ये जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करानी है बकौल इनके कि प्रोडक्ट तैयार हो चुकी है, तो ये चीज जो है ये भी यहाँ हो जाएगी, ये भी कोई दिनों तक पता चल जाएगा कि वो क्या प्रोडक्ट उन्होंने दे रहे हैं या इस पे क्या बन क्या रहा है। एब्सोल्युटली सही। और पेमेंट भी उसकी बात में सैफान, अगर आप इजाजत दें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा सैफान जी। एक्सपर्टीज के वाले से जी मैं शॉर्टली बता दें, शॉर्टली बिल्कुल जी। देखें एक्सपर्टीज का मैं शॉर्ट बात करूंगा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखें मैंने आपको भी एग्जांपल दी थी कि अगर मेरा 40 साल का एविएशन इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस है, टेक्निकल अपग्रेडेशन का है, मॉडिफिकेशंस का है, और मैं एक कंपनी खड़ी करता हूं XYZ, तो मेरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है दैट मैटर्स नॉट कि वो कंपनी पेपर के ऊपर है। अब ये मोइजुद्दीन साहब हैं, इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। उनकी एविएशन इंडस्ट्री में जो उनकी खिदमात हैं, मॉडिफिकेशंस हैं, 15 साल उन्होंने कामरा में एक बहुत ही हाई लेवल के ऊपर एविएशन मॉडिफिकेशंस और अपग्रेडेशन में काम किया। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो आया हम तक। मैं आपका शुक्रिया उमर चीमा साहब का, अहमद जवाद साहब का और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के तर्जुमान अब्दुल हफीज साहब का जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ से किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो अवार्ड, आखिर इस पर उठते हुए सवालात, शफाफियत पर उठते सवालात कितने जायज, कितने जस्टिफाइड थे, आज सवाल उठाए हमने। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहिएगा।